हो क्या रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या आएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े ममालिक हैं ये इसराइल की पुष्टपनाही क्यों कर रहे हैं, इसराइल इनको ऐसा क्या फायदा देता है कि जिसकी वजह से ये सारे ही उसके गुण गाते हैं और उसकी अगर गुण नहीं गाते तो खामोश हो जाते हैं। ये इसराइल को इस काम को करने के लिए तकरीबन 100 साल लगे हैं और जो सहूनियत की बुनियाद रखी गई, इजरायली गवर्नमेंट सहूनियत की बुनियाद की वजह से कायम हुई और आज उसी की बुनियाद पर वो खूंखार शेर की तरह हर तरफ वो इंसानों को चीरते फाड़ते नजर आ रहे हैं। और ये तारीख है 1897 में जब पहली दफा सहूनियत की बुनियाद रखी गई। मैं यहूदियों को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं तमाम को, इसलिए कि यहूदियों ने इस दफा इतने बड़े बड़े जलसे निकाले हैं इजराइल के खिलाफ कि दुनिया दंग रह गई है और उनसे हमारी हमदर्दी न सिर्फ हमदर्दी है, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो सहूनियत है उस लिहाज से ये 100 साल पुरानी तारीख है जिसमें इन्होंने इन तमाम मुल्कों में, जिसका कि आपने जिक्र किया ताकतवर ममालिक, इसमें इन्होंने अपना ताने बाने इस तरह बुन दिए हैं, इस तरह अपने इन्फ्लुएंस को मुसल्लत कर दिया है कि मईशत, मीडिया, सरकारी मुलाजमतें, कांग्रेस, असेंबली, ये सब के सब में उनका इन्फ्लुएंस। और वो कैसे, काफी ममालिक में, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर बनूं, यानी कांग्रेस का या हाउस ऑफ कॉमन का, जैसे ही वो कॉन्टेस्ट करने के लिए ऐलान करता है तो ये सहूनी तहरीक के सरकर्दा लोग उनके पास पहुंच के एक फॉर्म देते हैं उनको कि अगर आप ये साइन कर देंगे तो हम आपको जितवाने में, यानी आपके वोटर्स के लिए भी हम कैंपेन करेंगे और पैसे भी सारे खर्च करेंगे और आप जीत जाएंगे। तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि इजराइल की मुखालफत नहीं करनी है पार्लियामेंट में और इजराइल के खिलाफ कोई फैसला नहीं और उसकी इमदाद जारी रखनी है। अच्छा, ये तकरीबन हर शोबे में सराहियत कर गया है, लिहाजा ये तो बात रही हुकूमत लेवल की। इसका दूसरा रुख देख लें अब तस्वीर का, जिसमें जो हमें फुटेजेस नजर आ रहे हैं, जो 8-8 लाख के जो बाहर सड़कों पे निकल आए हैं, ये वो लोग हैं जो अवाम की आवाज है, जिसे कहते हैं पब्लिक प्रेशर। अब इन हुकूमतों पर पब्लिक प्रेशर पड़ रहा है और ये दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, ये ह्यूमन राइट्स के कदरदान हैं, इनको पता है कि इंसानी जिंदगियां क्या हैं। ये लोग जो 8-8 लाख की तादाद में बाहर निकल रहे हैं बरतानिया और बाकी ममालिक में, इन्हें पता है कि इंटरनेशनल लॉ को किस तरह उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ह्यूमन राइट्स की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंसान बहरहाल इंसान होता है, उसके जिस्म में और उसके दिमाग में वही एहसासात होते हैं जब उन बच्चों की सशक्ति जिंदगियां खत्म होते हुए देखते हैं, जब वो इमारतों को एक खंडर बनते हुए देखते हैं और दबी हुई लाशों के इर्द गिर्द जानवर कुत्ते फिर रहे होते हैं। तो ये बात कर रहे हैं। ये बड़ा आपने एक अहम पॉइंट हमारे नाजरीन के लिए और हमारे लिए छोड़ा है। मैं सिर्फ एक फॉलो अप चीज समझना चाह रहा हूँ कि ये सारे लोग जो कि इसराइली फाइनेंसिंग पर अपनी सारी इन्होंने हुकूमतें चमकाई हुई हैं, हुकूमतों में बैठे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है इन्होंने। ये हुआ था, मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की, यहूदियों से मैंने फंडिंग ली, सब कुछ हुआ। अब नाउ आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर और मैं ऐलान करता हूं इससे बरियत का, और भाई ये चीज हो रही है जो गलत हो रही है। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा है कि जो गुनाह पर नेकी इतनी ज्यादा हावी नहीं होती, ज्यादातर छोटे छोटे वक्फे में, ज्यादा बड़े अरसे में तो गुनाह पर नेकी हावी हो जाती है। तो वही आपने जो बात किया कि बद जो है उससे जो बाकिरदार लोग हैं अभी तक उन्होंने उसके ऊपर हावी नहीं हुए, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये हुकूमतों की कुर्सियां मुतज़लज़ल कर देगा और थोड़ी बहुत करनी शुरू कर दी है। आपको याद नहीं कि 2011 में क्या हुआ, किस तरह कुर्सियां मुतज़लज़ल हुई है। अरब ममालिक के, तुनीसिया से लेके और हर जगह कुर्सियां जब हिलने लगी
तो फिर बहुत सारे इक़दाम किए गए उसको बचाने के लिए। अब भी अगर इस चीज को नहीं रोका गया, देखिए हो क्या रहा है, आपने पहले ही बताया कब्जा, ये कब्जा इजराइल पे आज कर रहा है। ये कब्जा 1967 में जब सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 242 पास हुआ, उसमें कहा गया कि भाई आप इस कब्जे को खत्म करें। 67 से लेके आज तक यही बात हो रही है, उस पर नहीं कराया गया। सिक्योरिटी काउंसिल का 1397 एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि 2 स्टेट थ्योरी करें और उसको फिर और मजबूती देने के लिए रोड मैप दिया गया 1515 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का, उस पर भी अमलदारी नहीं हुई। और आज हमारे 57 ममालिक के सरबराहान जब बैठते हैं तो कहते हैं हम कंडेम कर रहे हैं। भाई इंप्लीमेंटिंग क्या आपने किया है, आपके अख्तियार में इंटरनेशनल कानून आपको अख्तियार देता है, मैं आप पे आ रहा हूं उस बात पर। वो कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस का जो उन्होंने राग अलाप रही है इजराइल, वो मुनासिब नहीं है, सीज छोड़ दें इसको जो है जो उन्होंने, और इसकी सिक्योरिटी काउंसिल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप कोई रेजोल्यूशन पास करें, इनको बचाएं आप। और फिर प्रोसिक्यूटर को कह रही हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कि जी आप ही कम से कम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कुछ कर दें। तो ये बातें सारी और भी बहुत सारी बातें जो इन्होंने अपने रेजोल्यूशन में पास की, ये 2019 में भी ऐसी बातें की थी, मेरे पास रेजोल्यूशन पड़ा है, वो 2019 में ये बातें की थी। कर क्या सकते थे जो नहीं किया, जो कि ओआईसी के अख्तियार में है, वो ओआईसी के अख्तियार। अच्छा डॉक्टर साहब, करने से पहले एक सवाल और समझा दें, एक पॉइंट और समझा दें। वो ये है कि जब आप कहते हैं कि 57 ममालिक में इनकी इतनी पैसे और फाइनेंशियली पेनिट्रेशन हो गई है कि उनको चस्का, मुंह को खून लग जाना ना, बेसिकली उनको चस्का लग गया है पैसे का, लेकिन क्या इन 57 मुसलमान ममालिक के पास पहले पावर कम थी? अगर ये थोड़ा सा यूनाइटेड हो जाते, या क्या इनके पास पैसा कम था? बड़ी बड़ी ताकतें हैं, कतर को देखें, बहरीन को देखें, यूएई को देखें, सऊदी को देखें, इनके पास भी तो बहुत पैसा था। मतलब पहले वक्तों में ऐसी क्या पावर थी इनके पास कि ये वेस्ट का तेल बंद कर देते थे ओपेक के थ्रू, और अब ये वो चीज नहीं कर सक रहे? ये मुझे अगर आप पॉइंट समझा दें, ये पहले इनके पास ऐसी कौन सी चीज थी कि ये वेस्ट को ललकार लेते थे कि भाई तेल रोक देंगे हम तुम्हारा? पहले जिन लोगों ने ओआईसी बनाई और खासतौर पे जब कब्जा करने की कोशिश की गई अल-कुद्स अल-शर्क पर, उसके बाद बनाई गई, उस वक्त दुनिया ऐसे लोग जज्बे वाले मौजूद थे, शाह फैसल जैसे और भुट्टो जैसे और बाकी लोग कि जो और कदाफी जैसे, जो कि सबको खत्म कर दिया गया। तो वो ये हिम्मत कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ वो सुनना जरूरी है कि ये जो सरबराहान हैं इनके ज्यादातर मगरिब में इंटरेस्ट हैं, इनकी जो है लगामें मगरिब में ज्यादा हैं, और अपने मुल्कों में सिर्फ ये अपने अथॉरिटेरियन रिजीम की वजह से बैठे होते हैं, और लिहाजा ये समझते हैं कि हमारी कुर्सियां मजबूत हैं, इसलिए अगर जरा क्यों बू करते हैं तो उनकी डोरी हिला दी जाती है। और यही हो रहा है, पहले से इसी वजह से नहीं किया। कर क्या सकते थे? अलजायर ने कहा, लेबनान ने कहा, ईरान ने कहा, तुर्की ने कहा कि भैया बाइकाट कर दें इसका। और पिछले 2019 में जब इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन पास किया था, उसमें भी यही बात की थी, नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो फिजाई अपनी हुदूद है उसमें पाबंदी लगाएं कि हथियार लेके न जाएं, नहीं किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर हम इसकी मिकदार कम कर दें या पाबंदी लगाएं, नहीं किया। तो 10 मुल्कों ने ये प्रपोजल दिया, इसी 57 ममालिक में से उनकी बात नहीं मानी गई। और अब ये हालत है कि आमदन गुफ्तन बर्खास्तन सरे महफिल व ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। तो ये सिर्फ ये बात हुई है इस मर्तबा भी, और इसमें इंटरनेशनल कानून के हवाले से अगर आप कहें तो, और आपके पास टाइम है तो मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होना चाहिए था और क्या। जी बताइए, क्या किया जा सकता है, बताइए। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने इस रेजोल्यूशन में क्या बात की कि जी ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जो है केस भेजा जा सकता है, लिहाजा दुनिया जो है इसके लिए कुछ करे। और भाई आपके पास अख्तियार है, आपका ओआईसी और बाकी जो इलाकाई तंजीमें हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत बनी हुई हैं। आपको अख्तियार है कि आईसीसी के कानून के मुताबिक, आर्टिकल के मुताबिक, आप खुद रेजोल्यूशन पास करके आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कहें कि इजराइल को वार क्राइम में ट्राई करें। आपने नहीं किया ये। आप खुद चाहते तो आप इसको कोई भी मुल्क जो 57 ममालिक में से या दुनिया का, वो भेज सकता है
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अपने शवाहिद के साथ, और क्या शवाहिद चाहिए जो सारों की आंखों के सामने गाजा में हो रहा है, तो वो उसके साथ भेज सकते थे कि आप ट्रायल शुरू करें। नहीं किया किसी ने। तो ये चीज जो कर सकते थे नहीं किया, जो बाइकआउट कर सकते थे नहीं किया। अक़वाम ये OIC के चार्टर के आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि ये फलस्तीन का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन को। नहीं किया। OIC के चार्टर के आर्टिकल 18 में दिया हुआ है और एक डिपार्टमेंट कायम है कि फलस्तीनियों की आवाज को बुलंद करने के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, OIC के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये डिपार्टमेंट विद इन OIC काम करेगा। उसमें एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है जो कि अभी भी है। उसके बहुत सारे काम हैं, अगर आप चाहेंगे मैं वजाहत कर दूंगा। तो उसको भी, उसके बावजूद उसको फाल नहीं किया गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि लोगों पर ऐसा इन्फ्लुएंस है कि वो नहीं बढ़ना चाहते। और साथ में एक बात दूसरी भी हकीकत है कि समुद्रों में जंगी मशीनें लाके खड़ी कर दी गई हैं। ये जो बहरी बेड़े खड़ी कर दिए गए हैं, जंगी बहरी बेड़े खड़े कर दिए गए हैं, वो हिजबुल्लाह को भी इस दफा काफी मुलायमत पे उन्होंने किया। हालांकि कल भी हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं उधर से रॉकेट, लेकिन अब वो बात नहीं रही, वो गरज बरस नहीं रही जो 2006 में थी। इसलिए कि पीछे उन्होंने उसके पीठ के पीछे से वहां खड़े कर दिए हैं अपने बहरी बेड़े, और सामने इजराइल ने 250 टैंक उनके सामने लगा दिए हैं। तो इस दफा मालूम ये होता है कि वो जो 1897 में इन्होंने फैसला किया था ग्रेटर इजराइल का, इसके बाद वो उस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। और जो पहले अब्राहम अकॉर्ड का मामला है उसको तो अब अगर ये ग्रेटर इसराइल बन जाता है, जिसको आप कहते हैं ना, जैसे नेतन्याहू ने कहा कि ये जो हमारा फाइनल हमारा जो मार्का है वो ये है, तो अब होना क्या है कि भाई ये इन्होंने निकाल देना है सारे लोगों को गजा से, और वो कहीं पर भी जाएं गजा पर पूरा कब्जा हो जाएगा। वेयर डू यू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड? इस पे तो सीक्रेट पेपर इजराइल का जो है पिछले दिनों 1-1.5 हफ्ता पहले आउट हो गया ना, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ऐसे हालात पैदा करो कि गजा से इनको धकेल के रफा के जरिए सिनाई में धक्का दे दो और वहां हम इंटरनेशनल फंड कायम करके इनको एक शहर बना देते हैं। यही तो उन्होंने किया। 48 में क्या किया? 48 में जब उन्होंने वहां से अपने फलस्तीनियों के अपने इलाके से लाके गाजा में बसाया, जहां के रेफ्यूजीज कैंप हैं, जिसको बम्बार्ड किया जा रहा है, जिसको मसमार किया जा रहा है, ये वही लोग हैं जिनको दरबदर करके यहां लाके रखा गया गाजा में। अब गाजा से निकाला जा रहा है। और ये वही बात है कि जो मैंने अभी जिक्र किया कि 1897 में जो एक सहूलियत की बुनियाद रख के जो फैसले किए गए वो 1 by 1 पूरे हो रहे हैं। और हम कितनी देर तक रेत में सर छुपाए शुतुरमुर्ग की तरह कितनी देर तक हम सांस लेते रहेंगे? दुनिया अक़वाम के लोग, इस दफा दुनिया जो कि अवाम जाग रही है। और क्योंकि अवाम जाग रही है, जिसमें यहूदी कह रहे हैं कि हमारे नाम पर कत्ल गारत न करो, इजराइल ये न्यूयॉर्क में भी और बरतानिया में भी और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी, लेकिन फिर भी वो कत्ल गारत जारी है। ये हमारे 57 ममालिक के पेट्रो डॉलर से माला माल हुक्मरान अगर ये थोड़ी सी हिम्मत कर जाएं, अपनी जो इनके अपने चार्टर में है उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो इस वक्त दुनिया अवाम दुनिया की साथ देने को तैयार है। और अवाम क्योंकि दुनिया की साथ देने की तैयार हो तो इस दफा कोई, लेकिन अवाम की हैसियत तो सर चोटियों से ज्यादा तो नहीं होती ना। आपने जिन लीडरान के नाम लिए उनकी अवाम उनके साथ थी, भुट्टो साहब की अवाम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के हवाले से भी लोग जो अपने हैं पाकिस्तान के सियासतदान वो गिले कर रहे हैं कि भाई एक यूनिफाइड तरीके से सारी सियासी जमातों को इकट्ठे, या फिर गवर्नमेंट जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनकी स्टेट है यानी कि सदर साहब और हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और ये सब, इनको निकलना चाहिए था सामने और ये कहते कि भाई हम इस एक इशू पर एक हैं और हमारी ये आवाज है। इधर से भी कुछ ऐसा हो सकता था या बस ऐसे ही हम सिर्फ एक खामख्याली है हमारी? जो हमारी मखदूश मईशत है, जो हमारे हालात हैं, उसमें मारूजाती और माहौलियाती हालात में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात कर दी, इससे ज्यादा बात कर ही नहीं सकते थे। IMF आपके सर पे बैठा हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने कुल्हाड़ा लिया हुआ है आपके सर पर, आपको हर तरफ से जाल में, मईशत के जाल में फंसाया हुआ है। अगर आप चूं चला थोड़ा सा भी करें तो हकीकत को मान लें, और हकीकत को मान लेंगे तो आपके सियासतदान भी जान जाएंगे
कि आज ये मुमलकत इस्लाम जो इतना ताकतवर मुल्क बना दिया गया और उसके बाद हम अपनी मईशत, अपनी सियासतदानों की गलत प्लानिंग और गलत कार्यों की वजह से हम जिस मकदूशियत में पड़े हैं कि हमारे लिए अपने इतने हम इस वक्त कमजोर हो चुके हैं हम मईशत के लिहाज से, और कि हम इस मामले में आवाज उठाएंगे तो फिर हमारे ऊपर एक और दबाव ऐसा आ जाएगा कि फिर हमें अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये तो बात हकीकत रही। अब बात हो जाती है बिल्कुल जज्बे ठीक की। सही है, तो जज्बे और हकीकत को मिला के चलना है, जज्बे और हकीकत को मिला के चलना है। मेरे इस वतन के जो नौजवान हैं जो इस वक्त बड़े तिलमिला रहे हैं इन तमाम चीजों से, उनको देखना ये है कि अपने मुल्क को मजबूत करें, हिम्मत करें, मईशत को थोड़ा सा बेहतर कर लें, तो आपकी बात इजराइल भी मानेगा और आपकी बात ये 57 ममालिक भी मानेंगे जैसा कि पहले मानते थे। लेकिन मगर है काश ये एक बात है कि हमारी बात मानने वाला वो वक्त आए, अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब।